Morning students, welcome to the social science class. Students, today we will discuss last part of the civics portion. The name of the chapter is the Union Government, the Judiciary. As you know, we have already discussed two organs of the government, namely legislature and executive. Today is the turn of third organ, that is judiciary. In the previous chapters, we have studied about two major organs of the government, that is legislature and executive. We all know that legislature makes laws, whereas executive enforces the laws made by the legislature. Now we are going to study about judiciary. In a federal government, it is essential to have judiciary, which not only resolves disputes but is the final interpreter of the constitution. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना बहुत ही ज़रूरी है, जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के आपसी झगड़ों को भी निपटाती है, लोगों के झगड़ों को भी निपटाती है और कॉन्स्टिट्यूशन की फाइनल इंटरप्रेटर यानी कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था भी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने का अधिकार जुडिशरी के अलावा किसी और एजेंसी के पास नहीं रहता है। Whenever a dispute arises regarding property, violation of our rights, abuse of power, violence, exploitation, or any other issue related to our day-to-day life, the matter can be taken to a court of law to seek justice. आम जनता में जब कभी भी प्रॉपर्टी को लेकर कोई झगड़ा हो या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, अगर किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा हमारे उन अधिकारों का हनन किया जाए, तब भी हम कोर्ट्स का सहारा ले सकते हैं। अगला है एब्यूज़ ऑफ पावर। जो लोग सत्ता में हैं या गवर्नमेंट ऑफिसेज में हैं, अगर वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, तब भी हम न्याय पाने के लिए कोर्ट के पास जा सकते हैं। इसके अलावा हिंसा या किसी तरह का शोषण, अमीरों द्वारा गरीबों का शोषण या उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग का शोषण या हमारे समाज में सो कॉल्ड स्वर्ण जातियों द्वारा शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड लोगों का शोषण हो, तो ऐसे में भी न्याय पाने के लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं। The court gives justice to the aggrieved party. Therefore, a system of courts under an independent judiciary is the foundation of our democracy. Courts केस सुनते हैं और अपना निर्णय देते हैं और जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय दिलाते हैं। इस तरह एक स्वतंत्र जुडिशरी या न्यायालय डेमोक्रेसी का अधिकार है। स्वतंत्र न्यायालय से हमारा क्या मतलब है? इन द अदर वर्ड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी? किससे इंडिपेंडेंट होना जुडिशरी का ज़रूरी है? स्वतंत्रता का यहाँ अर्थ है कि न्यायालय न्यायपालिका को लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल से बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए। कोर्ट्स के ऊपर ना तो पार्लियामेंट का और ना ही प्राइम मिनिस्टर या उनकी काउंसिल का किसी तरह का कोई अधिकार या उनकी दखलंदाजी होनी चाहिए। एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की सफलता इसी बात के ऊपर निर्भर करती है कि देश की गवर्नमेंट का जो तीसरा अंग यानी न्यायालय यानी जुडिशरी है, वो पूरी तरह से लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल से बाहर हो, ताकि वो स्वतंत्रतापूर्वक
बिना किसी दखल अंदाजी के काम कर सके। जस्टिस इज पॉसिबल ओनली इफ जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और अनबायस्ड। इंडिपेंडेंट जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इम्पार्शियल का मतलब किसी को विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए, किसी की तरफ उसका जुडिशरी का झुकाव नहीं होना चाहिए, और अनबायस्ड होनी चाहिए, बिना किसी भेदभाव के वो अपना काम करे, ये बहुत ज़रूरी है। The judiciary not only protects the rights of the citizens but also resolves various disputes arising out of civil cases, criminal cases and constitutional matters without any pressure from the executive or legislature. Judiciary नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करती है। इसके अलावा वो जितने भी सिविल केसेस हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्रिमिनल केसेस और संविधानिक मामले, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, उन सबको सॉल्व करती है बिना एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की दखल अंदाजी के। Our constitution has various provisions which make our judiciary independent and keeps it free from the influence of legislature and executive. हमारे संविधान में ऐसे बहुत सारे उपाय किए गए हैं जिसके द्वारा ये सुनिश्चित किया गया है कि ना तो लेजिस्लेचर और ना ही एग्जीक्यूटिव अनावश्यक जुडिशरी के काम में दखल अंदाजी कर सके। अब हम पढ़ेंगे कि वो कौन सी ऐसी प्रोविजंस हैं जो भारतीय जुडिशरी को, न्यायपालिका को लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से स्वतंत्र करती हैं। पहला है, द जजेस आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशंस। जजेस की नियुक्ति उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर की जाती है। फिक्स्ड क्वालिफिकेशंस होती हैं जिनके आधार पर उनकी अपॉइंटमेंट होती है। इसमें पार्लियामेंट या प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल की अपनी इच्छा मायने नहीं रखती है। जिस व्यक्ति में जो निश्चित की गई क्वालिफिकेशंस हैं वो है, उन्हीं को जज बनाया जा सकता है। द जजेस कैन नॉट बी रिमूव्ड ईजिली, देयर इज अ स्पेशल प्रोसीजर टू रिमूव देम कॉल्ड इम्पीचमेंट। जजेस को हटाने की प्रक्रिया बहुत ही मुश्किल है। लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव अपनी इच्छा से उन्हें हटा नहीं सकती है। बहुत ही मुश्किल विधि है और जिस विधि द्वारा उन्हें हटाया जाता है उसे इम्पीचमेंट का नाम दिया जाता है। ये काफ़ी हद तक उसी तरह है जिस तरह की देश के प्रेसिडेंट को हटाने की विधि है। नेक्स्ट इज, द जजेस आर पेड एडिक्वेट सैलरी, देयर सैलरी एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग देयर टेन्योर। जजेस की फिक्स सैलरी है, फिक्स्ड अलाउंसेस है, उनको उनके कार्यकाल के दौरान घटाया नहीं जा सकता। अगर ऐसा ना होता तो हो सकता है लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव किसी पर्टिकुलर जज को सज़ा देने के लिए उसकी सैलरी या अलाउंसेस कम कर दे, तो ऐसा नहीं है। द टेन्योर ऑफ द जजेस इज फिक्स्ड। जजेस अपनी पदवी पर एक निश्चित आयु सीमा तक रह सकते हैं, उससे पहले उन्हें हटाया नहीं जा सकता। तो इस तरह भारतीय संविधान ने हमारे देश की न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए ये सब उपाय किए हैं। नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ केसेस। किस तरह के केसेस हैं? हमने पीछे डिस्कस किया था कि कोर्ट सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स से रिलेटेड मैटर्स के ऊपर अपना निर्णय देता है। तो हम कह सकते हैं कि मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ केसेस विच आर ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट। आम जनता से संबंधित ये दो तरह के मेन केसेस होते हैं। पहला, सिविल केसेस। द सिविल केसेस रिलेट टू डिस्प्यूट ओवर प्रॉपर्टी, मैरिज, मनी, रेंट मैटर्स, परचेज ऑफ गुड्स एटसेट्रा। They also include the infringement or violation of rights of individuals. There are civil laws to settle and decide civil cases.
सिविल केसेस में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो, मैरिज में डिस्प्यूट हो, पैसे से संबंधित मैटर्स हों, किराए संबंधी मैटर्स हों, या चीज़ों के सेल और परचेज से संबंधित झगड़े हों। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से संबंधित जो झगड़े हैं, अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो तो वो भी कोर्ट के सामने लाए जाते हैं, और ये सारे के सारे सिविल केसेस में आते हैं। सिविल केसेस को सुनने के लिए स्पेशल सिविल कोर्ट्स होते हैं। दूसरे टाइप के जो केसेस हैं वो क्रिमिनल केसेस माने जाते हैं, और इनमें रॉबरीज, मर्डर्स, चीटिंग यानी धोखा देना, हरासिंग ऑफ विमेन, बीटिंग, वायलेंस, किडनैपिंग एट्सेट्रा, औरतों का शोषण करना, किसी को मारना, जान से मारना या वैसे पीटना, हिंसा से संबंधित, किडनैपिंग से संबंधित, ये सारे केसेस क्रिमिनल केसेस में आते हैं। एक और तरह का केस क्रिमिनल केसेस में आता है जिसे मेनली स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर देते हैं सिविल केसेस में, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि टैक्स इविजन यानी टैक्स की चोरी सिविल केस है या क्रिमिनल केस। तो स्टूडेंट, टैक्स इवेजन यानी टैक्स की चोरी एक क्रिमिनल केस है। टैक्स इवेजन इज ऑल्सो अ क्रिमिनल ऑफेंस। यूजुअली द क्रिमिनल केस बिगिन विद द लॉजिंग ऑफ एन FIR. After investigation by the police, the case is filed in the court. In the case of crime being proved, the accused can be either sent to jail or fined, or in some cases both fined and jail. क्रिमिनल केस की शुरुआत पुलिस स्टेशन में FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ शुरू होती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद वो क्रिमिनल कोर्ट के अंदर केस फाइल कर देती है, और अगर क्राइम प्रूव हो जाए तो जिस व्यक्ति के ऊपर दोष लगा है उसे फाइन भी हो सकता है, जेल भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। अब हम अगले पार्ट पे आते हैं कि देयर इज सिंगल यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। भारत के अंदर सिंगल मायने एक, यूनिफाइड मतलब आपस में जुड़ा हुआ, और इंटीग्रेटेड न्यायपालिका है। The unique feature of our federal democratic setup is a single, unified and integrated judicial system for the whole country. पूरे भारत के लिए एक जैसा जुडिशियल सिस्टम है। कई देशों के अंदर स्टेट वाइज जुडिशियल सिस्टम अलग है, लेकिन हमारे देश में पूरे देश में एक जैसा जुडिशियल सिस्टम है, और ये सारा सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड है। It has got power to supervise and control the working of entire judicial system in India. It ensures justice to all. भारत के अंदर जितना भी जुडिशियल सिस्टम है उसका एक ही मकसद है, सबको न्याय देना। The Supreme Court at the apex is the highest judicial authority, followed by high courts in the states and then the subordinate courts in every district. भारत में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, और उसके बाद हर एक स्टेट के हाई कोर्ट्स हैं। कई स्टेट्स के जो छोटी हैं वहाँ पर 2 स्टेट का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है, और हाई कोर्ट्स के नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। द लोएस्ट कोर्ट इन द जुडिशियल हिरार्किकल ऑर्डर इज द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। सबसे नीचे कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट है। The lower courts are controlled and supervised by the high courts. A judgment given by the lower court can be challenged in the higher court. Similarly, an individual can go to the Supreme Court of India to appeal against the judgment of a high court.
The Constitution of India says that the law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India. अगर हम ऊपर से नीचे हैं तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हर स्टेट में हाई कोर्ट्स हैं और उसके नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं जो कि सब डिस्ट्रिक्ट में है। और अगर पावर वाइज देखें तो नीचे से ऊपर की तरफ पावर बढ़ती है। सबसे पहले लोअर कोर्ट्स में, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में केसेस चलते हैं और अगर कोई पार्टी उसके फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो अपर कोर्ट्स में यानी हाई कोर्ट में जा सकती है और हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला अंतिम फैसला माना जाता है और पूरे भारत में उसे मान्य जाता है, इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। अगर हम इस जुडिशियल सिस्टम को, इंडियन जुडिशियल सिस्टम को एक चार्ट की फॉर्म में देखें तो हम ये देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इज एट द एपेक्स, फॉलोड बाय हाई कोर्ट्स, देन द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन डिस्ट्रिक्ट्स. These courts are of two types: civil courts, criminal courts. Civil courts में district judge, that is additional district judge, और court of subordinates, civil judge first class, then court of sub judge second class. Criminal courts में session judge और additional session judge, next followed by assistant session judge, chief judicial magistrate, then court of magistrate of second class, and finally court of magistrate of second class or special judicial magistrate or executive magistrate. I hope you have understood this part. In the next lecture we will study about the composition, qualifications, tenure and removal of the judges of Supreme Court, and we will also discuss about the salary and allowances of the judges of Supreme Court. We will also discuss in the coming lectures about powers of Supreme Court, then same about high courts. Till then, have a nice day, stay indoors, stay safe.